आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑफ बाउ नियम। कल भी पढ़ा था थोड़ा सा, आज भी हम पढ़ेंगे। ऑफ बाउ नियम क्या बताता है हमें? एक तो ये बोर ने दिया था, और ये हमें उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरना सिखाता है कि उपकोषों में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कोष में तो आप सब भरना जानते हो, जैसे कि ये नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो इसमें 2, 8, 18 और अगले में 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उपकोषों में किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ये हमें ऑफ बाउ नियम समझाता है। और किस तरह भरे जाते हैं, देखो ये जो आगे संख्या लिखी होती है ये होती है क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। और एस का मतलब होता है ये द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान बताती है, एस पी डी। ऑफ बाउ नियम हमें क्या बताता है? उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरना सिखाता है, और पहले उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिसकी ऊर्जा कम होती है, फिर उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिसकी ऊर्जा अधिक होती है। लेकिन हम पता कैसे करेंगे कि किस उपकोष की ऊर्जा कम है, किस उपकोष की ऊर्जा अधिक है? इसको पता करने के लिए बोर ने एक n+l नियम दिया था। बोर ने क्या दिया था? एक n+l नियम, n+l नियम। ये नियम हमें क्या बताता है? ये नियम हमें बताता है कि कौन से उपकोष की ऊर्जा कम है और कौन से की अधिक है। देखो, जिसके लिए n+l का मान कम होगा, क्या होगा? जिसके लिए n+l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम, और जिसके लिए n+l का मान अधिक होगा उसकी ऊर्जा अधिक। अब n+l क्या होता है? n है मुख्य क्वांटम संख्या और l है द्विगंशी क्वांटम संख्या। n के मान पर l निर्भर करता है, तो देखो l, यदि मुझे l का मान निकालना हो तो काय से निकालते हैं हम? s p d और f, ये उपकोष हैं, ये बोलो क्या है? उपकोष हैं। और इन उपकोषों के लिए l बराबर क्या होता है? 0, 1, 2 और 3, यही होते हैं। यदि मुझे उपकोष पता हो तो मैं l के मान निकाल दे दूंगा। l+l नियम मतलब l और n के मान को जोड़ो, और जोड़ने के बाद जो मान आए, यदि वो कम आता है किसी उपकोष से, जैसे मान लो मुझे 1s के लिए निकालना है, 1s के लिए n+l, तो देखो 1s के लिए मैं n+l निकालू, 1s के लिए n+l, बताओ 1s, n का मान कितना है? 1, और s के लिए l कितना होता है? s के लिए l 0, तो +0 बराबर कितना आ गया? 1s के लिए 1। अब मैं मान लो 2s के लिए निकालूं, 2s के लिए n+l, तो देखो n का मान 2 प्लस s के लिए l कितना होता है? 0, तो कितना आ गया? 2s के लिए n+l बराबर 2 + 0 इक्वल टू कितना आ गया? ऊर्जा 2। तो 1s से 2s की ऊर्जा अधिक है ना, पता चल गया। जिसके लिए n+l के मान कम होंगे उसकी ऊर्जा कम, और जिस उपकोष के लिए अधिक होंगे उसकी ऊर्जा अधिक। तो 1s से 2s की ऊर्जा अधिक है, तो मैंने क्या कहा? उपकोषों में इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं, अर्थात पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष में, फिर उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में। अब 1s के लिए आ गया, 2s के लिए आ गया। अब 2p के लिए निकालो, लाइन से निकालेंगे। 1s फिर 2s आता, फिर 2p, 2p के लिए निकालो। n+l बराबर कितना है? l, n कितना है? 2, l कितना है? p के लिए, p के लिए l कितना होता है? 1 रखा, इक्वल टू ये आ गया 3। यदि किसी बच्चे ने क्वांटम संख्या नहीं पढ़ी है तो बस ये टेबल ध्यान रखो, s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए 2 और 3 के f के लिए 3 होता है। ये क्वांटम संख्याओं के मान है l के। अब मुझे मान लो 1, 2, 1s, 2s, 2p, अब 3s के लिए निकालो, तो n+l बराबर क्या आएगा? n का मान 3, और s के लिए l कितना होता है? 0, तो ये आ गया समान। तो एक नियम यहाँ n+l का फर्स्ट नियम, फर्स्ट रूल तो ये है कि जिस उपकोष के लिए n+l का मान कम है वो पहले आएगा। लेकिन अब यहाँ पे तो ये बराबर आ गए, 2p के लिए भी 3 आ गया और 3s के लिए भी 3, तो यहाँ पे फिर क्या कहेगा? फिर सेकंड रूल है इसी का, n+l में सेकंड पॉइंट है कि यदि
किन्हीं भी दो उपकोष के लिए n प्लस एल के मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरे जाएंगे जिसके लिए n का मान कम हुआ। n का मान किसके लिए कम है? 2p के लिए n का मान कितना है? 2। 3s के लिए n का मान कितना है? 3। तो पहले उस उपकोष में भरे जाएंगे जिसके लिए n का मान कम होता है। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने नियम लिखा है n प्लस एल रूल। देखो, जिस उपकोष के लिए n प्लस एल का मान कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, यदि किन्हीं दो उपकोषों में n प्लस एल का मान समान है, किन्हीं भी दो उपकोषों में n प्लस एल का मान समान है तो पहले उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि n का मान समान होगा। बोलो बच्चों, n प्लस एल नियम समझ में आया? फिर अपन ऑफ-बाउंड नियम पे आएंगे। मतलब आज मैं तुम्हें बनाना सिखाऊंगा कि अपन वो कैसे आता है, ये क्रम कैसे आता है, इस क्रम को बताऊंगा। वो आता है n प्लस एल रूल से। तो पहले ये बता दो कि n प्लस एल नियम समझ में आ गया क्या? यानी दो रूल n प्लस एल के। फर्स्ट है जिस उपकोष के लिए n प्लस एल का मान कम, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, उसकी ऊर्जा कम होती है। और जिसके लिए n प्लस एल के मान अधिक है उसकी ऊर्जा अधिक होती है और वो बाद में भरे जाते हैं। ठीक, यदि किन्हीं दो उपकोषों में n प्लस एल के मान समान आते हैं तो उस उपकोष के लिए इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे जिसमें सिर्फ n का मान कम हो। तो देख सकते हो ये 2p है, ये 3s है। 2p के लिए भी n प्लस एल 3 आ गया और 3s के लिए भी n प्लस एल 3 आ गया। तो अब कौन से में पहले भरे जाएंगे, 2p या 3s? 2p में। क्यों? क्योंकि इसमें n का मान 2 है और इसमें n का मान 3 है। बोलो, क्लियर हुआ? सबसे पहले आप लिख लो प्रथम कक्षा, इस तरह से, प्रथम कक्षा। ठीक है, फिर लिख लो एक लाइन छोड़ के द्वितीय कक्षा, द्वितीय कक्षा। फिर एक लाइन छोड़ के तृतीय कक्षा। फिर एक लाइन छोड़ के चौथी कक्षा। फिर पांचवी कक्षा, पांचवी। और फिर छठवीं कक्षा और फिर सातवीं कक्षा। इस तरह तुम बढ़ा सकते हो, 8वीं 9वीं 10वीं जितनी तुम्हें करनी है करते जाना। ठीक है, और सभी कक्षाओं में एस चालू हो जाता है पहली से ही। एस सब में एस लिख दो, बराबर दूरी पर रहे, ये ध्यान रहे। एस सब में एस, ठीक है, सब में एस लगा दो, है ना। और ये कक्षाएं कौन सी हैं? ये 1 है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और 7। पी कहाँ से चालू होता है? दूसरी कक्षा से। तो इतनी दूरी जितनी छोड़ी है उतनी यहाँ पर पी लगा दो, सब में पी, क्योंकि पी दूसरी कक्षा से स्टार्ट हो जाता है और पी अनंत तक जाएगा। ऐसे ही एस भी फर्स्ट से चालू हो जाता है और अनंत तक जाता है। अब आता है एस पी, फिर डी कहाँ से चालू होता है बच्चों? तीसरी कक्षा से। तो सब में क्या लगा दो? डी, नीचे तक। ठीक है, फिर एफ कहाँ से चालू होता है? चौथी कक्षा से। तो सब में क्या लगा दो? एफ। और स्मॉल लगाना, ये सारी जो एबीसीडी चल रही है वो स्मॉल है, पी भी स्मॉल है। चाहो तो इसको ऐसे ऊपर निकाल दो, सेकंड में सब स्मॉल है। अब इनमें कक्षाएं लगा दो, ये पहली कक्षा थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी है। तो सब में क्या लगा दो? इसमें 3। ये कौन सी चौथी कक्षा है? तो सब में क्या लगा दो? 4, सब में। ये पांचवी कक्षा है तो सब में 5 लगा दो। ये छठवीं है तो सब में 6 लगा दो। ये सातवीं है तो सब में 7 लगा दो। इस तरह से ये आपकी, मैंने एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको, हाँ 2p लिखना है, दूसरी कक्षा है ना तो 2p लिखती है। ठीक है, अब सब में सबसे पहले ये बताओ कि इनमें हमें ऊर्जा, ये तो हमारे एक क्रम में जमा लिए। अब सबसे पहले कौन सा आएगा ये हमें बताएगा n प्लस एल रूल। तो देखो 1s के लिए n प्लस एल अभी हमने निकाला है, कितना था? 1। 2s के लिए कितना आया? 2। और 2p के लिए कितना आया? 3। तो देखो पहले 1s वाला आएगा
तो मैं ऊपर से काटते हुए लाऊंगा ऐसे ऐसे, पहले ये 1s आ गया, ठीक है, फिर मुझे 2s लाना है तो फिर ऊपर से ऐसे ही आऊंगा, ये 2s आ गया, ठीक। फिर मुझे देखो 2p के लिए मैंने निकाला है अभी अभी, 2p के लिए कितना आया है 3, और 3s के लिए भी कितना आया 3, लेकिन इसमें 2p के लिए n का मान 2 है, 3s के लिए n का मान 3 है, तो पहले 2p भरेगा फिर 3s, तो ऊपर से ये लेते हुए आना 2p और 3s। बोलो इतना समझ में आया ये चित्र? अब मैं n+l रूल तुम्हें इसमें लगाऊंगा, इसमें लगाऊंगा, इसमें सब में लगाऊंगा, तभी तो मुझे पता चलेगा, ठीक है। लेकिन एक तरीका ये भी है कि आप आंख बंद करके ऊपर से ऐसे करते जाओ, ऐसे देखो, ऐसे स्केल रख लो तुम्हारे पास, तो स्केल ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर इस तरह से और इस तरह से, ऐसे आप करते जाओगे ये पूरा बन जाएगा। और यदि तुम्हें पूरा निकालना है तो सबके लिए निकालो n+l, देखो 3p के लिए निकालो n+l, इसके लिए 3p के लिए n+l इक्वल टू n का मान है 3 और p के लिए l का मान होता है 1, तो कितना आ गया 4, 3p के लिए आ गया। अब 4s के लिए निकालो, 4s के लिए n+l इक्वल टू 4 + 0 इक्वल टू कितना आ गया 4। अब 3d के लिए निकालो, 3d n+l इक्वल टू 3 + d के लिए l कितना होता है 2, तो ये आ गया 5। अब तुम देखो 3d के लिए निकाल लिया, चलो 4p के लिए भी निकाल लो, 4p के लिए 4 + p के लिए l कितना होता है 1, तो ये आ गया 4p के लिए n+l इक्वल टू 4 + 1 इक्वल टू 5। और 5s के लिए निकाल लो, 5s n+l इक्वल टू 5 + 0 इक्वल टू 5। अब तुम देखो 3d 4p 5s सम के लिए क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो तुम खुद सोचो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे 4p और 3d में, यदि तुलना करें तो पहले 3d में भरेंगे क्योंकि इसके लिए n का मान कम है, फिर 4p में, फिर 5s में। तो अब देखो सबसे पहले हम कहां तक आ चुके 3s तक आ चुके, अब 3p का मान कितना है 4 और 4s का मान भी 4, 3p का भी 4 4s का 4, तो बताओ 3p और 4s में किस में पहले भरे जाएंगे, इसमें 3p में भरे जाएंगे कि नहीं, 3p में पहले भरे जाएंगे, फिर किस में आएंगे 4s में। ऐसा मत कर देना कि यहाँ 3d को लेते हुए आ जाओ, क्योंकि इसकी ऊर्जा 5 है, इसकी ऊर्जा 4 है, तो पहले 4 वाले चलेंगे, फिर अब 5 वालों पे नंबर आ गया। देखो 3d की ऊर्जा 5, 4p की भी 5 और 5s की भी 5, सबकी 5 है, लेकिन इसके लिए 3 मान है, इसके लिए इनका मान 4 है, इसके लिए 5 है, तो ऐसे भरेगा। अब बताओ तुम मान लो मैंने n+l नियम नहीं लगाया, मैं ऐसे ही करना चाहूँ तो सीधे ऐसे ले आओ लाइन को काटते हुए, पता चल गया 5s के बाद कौन आएगा 4d, ठीक है, फिर कौन आएगा। और तुम्हारे जो नोट्स में मैंने बनवाया है वो मैंने ऐसा चित्र करवा दिया, कुछ नहीं ऐसे घूम के आ गया है, ये ऐसे ऐसे घूम गया है, देखो सांप जैसा घूम गया है कि नहीं, ऐसे, तो ऐसा भी कर सकते हो इसको। और अगला वाला जो आएगा वो क्या होगा, यहाँ से घूम के इधर जिप 7p है और यहाँ पे 8s लिख दो, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ इधर बच जाएंगे, क्यों बच जाएंगे, क्योंकि इस तरफ वो तो बचने ही है, जब तक इनको बढ़ाते जाओगे तो ये तो बचने ही है, सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। अब देखो हमारा क्रम ये आ गया, अब मैं आगे लिखूं तो देखो कहां तक मैं लिख चुका हूं 4d, तो 4d के बाद बोलो क्या आएगा, देखना 4d के बाद क्या आएगा 5p, तो यहाँ पे आ गया 5p, फिर इससे अधिक ऊर्जा किसकी है 6s, 5p के बाद आता है 6s, और 6s के बाद क्या आएगा 4f, 4f, और फिर क्या आएगा
4f, फिर आएगा 5d, 5d, ठीक है, और 5d के बाद 6p और फिर 7s और फिर इस तरह से और आगे बढ़ जाएगा 5f डॉट 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 डॉट, इस तरह से आगे चला जाए। कहीं पे भी तुम्हें इस क्रम को याद करने में दिक्कत हो तो बताओ कि हम याद कैसे करें। याद करने के मैंने कई तरीके बताए, n+l रूल लगा के, दूसरा ये सांप सीढ़ी ऐसे बना के, तीसरा तरीका और बता देता हूं चलो मैं, कि एक तरीका और है जो हमें ये कुछ भी ना करना पड़े फिर भी आ जाएगा। वो क्या है देखो, वो ये है, सबसे पहले तुम्हें 2-3 तो याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से? जैसे कि 1s और फिर कॉमा भी लगा सकते हैं, इनके बीच जरूरी नहीं है कि ग्रेटर देन ही लगाएं, हम कॉमा भी लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले लिखना 1s, फिर लिखना 2s और फिर लिखना 2p, ठीक है। पहले 1s ही भरता है, फिर 2s, फिर 2p और उसके बाद 3s और 3p। इतना याद हो गया तो बताओ, पहले 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि हम 3d लिख देते तो अच्छा होता, लेकिन 3d यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि आप खुद सोचो 3d आ जाता तो कितनी बड़ी गलती हो जाती। यहाँ 3p की ऊर्जा 4 है और 3d की ऊर्जा 5 है और बीच में 4s की ऊर्जा तो 4 है, इसीलिए 3p और 3d के बीच में क्या आ जाता है 4s। लेकिन हमें n+l नियम मान लो नहीं लगाना, हम तो भूल गए, तो क्या करें? तो हम यहां तक तो याद रखें 1s 2s 2p 3s 3p, उसके बाद बीच में कौन फंसता है 3s 3p, आना चाहिए था 3d, आ कौन गया 4s, बीच में एक फंस जाता है 4s, तो 1s 2s 2p 3s 3p और 3d आना चाहिए था, और 3s 3p के बाद 3d ना आके कौन आ गया 4s आ गया, तो ये हो गया 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। बोलो सभी यहां तक याद हुआ क्या? पहले फिर यहां से मैं तुम्हें याद करा दूंगा अपने आप। यहां तक तुम्हें याद हो गया तो अब इसमें कोई दम नहीं बची है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये जो 3p है इसको पकड़ लो, ऐसे उंगली रख लो उस पर, और ये 3p है तो ये मान के चलो कि अगला वाला क्या आएगा 3p के बाद जस्ट अगला वाला 4p, तो यहाँ जस्ट अगला वाला लिख देना 4p, उंगली हटा लेना, कहां पहुंच जाना जस्ट बोर्ड यहां से तो क्लियर आ रहा है यार, बोर्ड किस किस को नहीं दिख रहा? अरे तो यार एक आध सेकंड 2 सेकंड 1 आध सेकंड के लिए हो जाता है, तुम्हारे यहीं सिग्नल खराब होंगे कि मैं क्या करूँगा, मेरे यहाँ तो बिल्कुल मैं बोर्ड अपने लैपटॉप पर देख पा रहा हूँ बहुत अच्छे से। 3p के बाद हमने 3p के बाद यहाँ पे क्या लिख दिया 4s, अब जस्ट आगे उंगली हटाओ और ये क्या लिखा है 4s, तो 4s के बाद आगे क्या आना चाहिए था 5s। अब आगे उंगली बढ़ाओ, ये क्या लिखिए 3d, 3d के बाद क्या लिखो 4d, अब जी क्या लिखिए 4p, तो आगे क्या आएगा 5p, फिर ये 5s लिखा है तो अगला क्या आएगा 6s, इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। लेकिन 6s के बाद ध्यान रखना यहां मत पहुंच जाना 5d पे, यहां बीच में एक फंस जाता है 4f, 6s के बाद कौन आ जाता है 4f आ जाता है, उसके बाद फिर लगातार चलता रहता है ना 6s, 6s के बाद 5d और 5d के बाद 6p और फिर 7s डॉट डॉट, तो मिलाओ इसी से मिलेगा जी 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, यहाँ तक तो है ही 3d तक, इसके बाद 4p 5s 4d 5p 6s 4f, एक तो 4f बीच में फंसता है 6s के बाद, अच्छा खासा चल रहा था बीच में फंस गया,
फंसता है, ध्यान रखना पड़ेगा कि 6s के बाद 4f आता है। कैसे? क्योंकि 6s से जस्ट अधिक ऊर्जा होती है 4f की। आप देख लो, इन दोनों में चेक कर लो। 6s के लिए n प्लस एल बराबर कितना होता है? 6 प्लस 0 इक्वल टू 6। 4f के लिए n प्लस एल बराबर 4 प्लस f के लिए बताओ 0 1 2 और 3, ये एस पी डी और एफ के लिए कितना होता है? 3। कितना आ गई? 7। तो देखो, दिखने में ये छोटा लग रहा है पूरे पे, लेकिन 6s से अधिक ही है। 6s दिखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन उसके साथ जुड़ा कौन है? s, जिसका मान कितना होता है? 0। तो ये तो हो गया 6 और ये हो गया 7। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इतनी सारी चीजों का, इनमें कुछ भी तुम्हारे सब काम की है। ये भी घर पे आराम से आप फेयर भी बनाओगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो मैंने नोट्स भेज दिए हैं, ठीक है। तो जैसे ही तुम्हारे पेपर में कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आए तो कॉपी के लास्ट पेज पे इसको बना लिया करो तुरंत, क्योंकि ये लगता ही लगता है। 110% ये पेपर में आता है। ये ऐसे नहीं आएगा कि अब बहु नियम क्या है, तो कैसे आ जाता है? या तो ऐसे आएगा, या फिर कैसे आएगा, या फिर आता है किसी तत्व दे देगा, कोई तत्व, और उसके इलेक्ट्रॉन दे देगा और कहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरो। ठीक है, जैसे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन ये क्रम याद नहीं होगा तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, नियम तो याद हो ही गया, n प्लस एल नियम भी याद हो गया। अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। तो क्वेश्चन लिखो सभी बच्चे, निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरिए। निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरिए। निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरिए। जैसे मान लो मैंने आपको कोई तत्व दे दिया ऑर्गन, और मैं कहूँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरो, तो ऑर्गन के हमें पहले इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। कितने होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन? 18। क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 18 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 18 ही होंगे, उदासीन परमाणु है। तो इसको हम 18 कैसे भरेंगे ये मैं आज तुम्हें सिखाता हूँ, और यही पेपर में आते हैं। ठीक है, तो हमें 18 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो सबसे पहले हम जैसे पहला उपकोष लिखेंगे 1s। s में कितने अधिकतम भर सकते हैं? 2, इससे ज्यादा तो नहीं भर सकते। इसके बाद कौन सा उपकोष आता है? 1s के बाद 2s, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे 2s। और s में अधिकतम कितने जा सकते हैं? 2। तो हम 4 इलेक्ट्रॉन बच चुके हैं अभी तक। हमें भरने कितने? टोटल 18। फिर हम अगले बढ़ेंगे 2p, तो फिर लिखेंगे हम 2p। और p में अधिकतम कितने जा सकते हैं ये तुम जानते होगे, यदि नहीं जानते तो बेटा इसको याद रखना, मैं लिख देता हूं। चलो, हमेशा s में भरे जाते हैं अधिकतम 2, p में भरे जाते हैं अधिकतम 6, और d में भरे जाते हैं अधिकतम 10, और f में भरे जाते हैं अधिकतम 14। ये मैंने अधिकतम इलेक्ट्रॉन बताए हैं। मैंने समझाए भी थे पिछले लेक्चरों में कि ये कैसे आता है, पर अब वो बात छोड़ो। जो नए हैं वो सिर्फ ये याद रखो कि s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हम कहाँ तक आ चुके? p, 2p तक। ये रहा हमारा 2p। फिर 2p में कितने? p में कितने भरे जा सकते हैं? 6। तो अभी तक हम कितने भर चुके? देखो, 6, 2 8 और 2 10। हमें 18 तक चलना है, इससे ज्यादा नहीं होना। ठीक, अब 2p के बाद देखो कौन सा आता है उपकोष हमारा? 3s। तो फिर लिखेंगे हम 3s। ठीक है, पर जी क्रम याद होगा तो ही तुम भर पाओगे, ये क्रम याद नहीं होगा तो नहीं भर पाओगे। 3s। s में अधिकतम कितने भर सकते हैं? 2। कितने भर चुके? 10 तो यही हो गए थे अभी, 10 तक तो यही इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच गए? 12। हमें 18 तक चलना है। 3s के बाद क्या आता है बच्चों? 3s के बाद आता है 3p। 3p, p में कितने होते हैं? 6। अब कितने भर चुके? 12 और 6 18। देखो 10 यहाँ तक भर चुके, 2 ये तो 12 हो गए,
और फिर 6 ये, तो कितने हो गए 18। ये हमारा ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर चुका है। बोलो ये समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। अब ये जब समझ में आ गया तो तुम फिर इसका भी भर सकते हो, कैल्शियम का नहीं भर सकते? 20 कैल्शियम का भरो, देखो कॉपी में, पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6। अपन को 20 तक चलना है, पहले 18 तक चलना था, तो ये तो सब यहाँ से चलेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2 और फिर 3p6। यहाँ तक तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक कितने हुए हैं अभी? सिर्फ 18। हमें 20 तक चलना था, तो अब 20 तक जाने के लिए हम आगे की कक्षा सोचेंगे कौन सी होगी? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। अब क्या आता है बच्चों? 3p के बाद क्या आता है? 4s, फिर क्या आता है? 3d। तो 4s में जाएगा अब इलेक्ट्रॉन, और 4s में कितने जाएंगे? हमें 20 तक चलना है, तो इसमें 2 जाएंगे। ठीक है। मान लो मैं तुमसे कहता कि मुझे तो क्लोरीन का भर के बताओ, क्लोरीन का तो कैसे भरते? आप यहीं से स्टार्ट करते, पहले कौन सा उपकोष होता है? 1s2, फिर 2s, दूसरा उपकोष कौन सा आता है? 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6। गिन लो पहले, 2 2 4 और 6 10, यहाँ तक 10 हो गए, यहाँ तक 12 हो गए, और 12 और 6 18। ये तो ज़्यादा हो गए, हमें तो 17 तक जाना था। तो अब क्या करोगे? अब इस P में जो 6 भरे हैं, इसमें क्या कर देंगे? 5। बोलो क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, P में 6 की जगह कितने कर देना? 5। अब तुम कहो सर भरते तो 6 हैं। देखो बेटा, इसकी हाईएस्ट क्षमता है 6 की, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन 6 है ही नहीं, तो हम कहाँ से भरेंगे? हमारे पास टोटल 17 थे, तो हम 17 तक ही चलेंगे। यदि हमारे पास एक की कमी पड़ रही है तो पढ़ने दो। मैं तुमसे कहूँ कि मेरा हॉल 150 बच्चों का है, क्या 150 आएंगे तो ही मैं पढ़ाऊंगा? क्या 10 आएंगे तो नहीं पढ़ाऊंगा, या 50 आएंगे तो नहीं पढ़ाऊंगा? बिल्कुल स्थिति वही है कि इसके पास, P के पास 5 होंगे तो 5 भरेंगे, 4 होंगे तो 4। वो तो हाईएस्ट क्षमता है 6, तो 7 नहीं भर सकते, 8 नहीं भर सकते, लेकिन 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी भर सकता है। ऐसे ही S में 1 भर सकता है, 2, लेकिन 3 मत भरना कभी भी S में। P में 7 6 से ज्यादा मत भरना, D में कभी 10 से ज्यादा मत भरना, और F में कभी 14 से ज्यादा मत भरना, क्योंकि इससे ज्यादा इनकी क्षमता नहीं होती। जबरदस्ती ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, जिसकी जितनी क्षमता उतना ही लेता है। ये समझ में आ गए बच्चों? अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे सिलिकॉन में भर के बताओ। अच्छा, वो तुम्हें इलेक्ट्रॉन सुई नहीं देगा, 20 तक तत्वों के इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही याद करवा दिए हैं इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 20 तक। हाइड्रोजन का 1, हीलियम 2, लिथियम 3, इस तरह से, है ना। बाहर की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्रमांक की पड़ती है। मुझे बताओ बच्चों, कौन बता सकता है सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जल्दी से कमेंट में। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14 होता है। अभिषेक, देव, बहुत सारे बच्चों को पता है, बिल्कुल सही है। और जो बच्चों परमाणु क्रमांक आप बता रहे हो, वही इसके क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन। इसके 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भर के बताओ, इसमें मत बताओ, कॉपी में भरो इसको, ठीक है? और भर लो तो मुझे क्या बता देना कि हाँ मेरा भर गया है कंप्लीट। S2, फिर 2s2, फिर 2p6। गिन लो, ज्यादा आगे तक मत निकल जाना कि पता चला हमें 14 भरने हो, भर गए 20 तक। 2 2 4 और 6 10, चलो अभी तक तो 10 ही भरे हैं। 1s 2s 2p। अब क्या आता है 2p के बाद? 3s, और s में कितने भरे जाते हैं? 2, तो अब हो गए 12, हमें 14 तक चलना है। तो 1s 2s 2p 3s। अब 3s के बाद क्या आता है? 3p, और 3p में 6 भर दोगे तो कितने हो जाएंगे? 12 और 6 18, हमें तो 14 तक चलना है। तो बताओ इसमें कितने कम कर दूं कि 14 भरे? ये 12 हो गए।
केवल 2 भर दूं, 2 तो कितने हो गए अब 12 और 2 14। देखो 2 2 4 6 10 2 12 और 2 14, यानी कि पी में हमें कितने भरने पड़ेंगे 2। क्षमता 6 की है पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम पी में कितने भर पाएंगे 2। बताओ ये जो मैंने अभी भर के बताया है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने बच्चों ने भरा है, उसमें ओके लिखो। चलिए सबसे पहले मुझे बच्चों हाइड्रोजन का भर के बताओ। हाइड्रोजन पहला, हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन 1, इसका क्रमांक कितना होता है, मैं आगे लिख सकता हूं क्रमांक को यहाँ पर, ठीक है, जरूरी नहीं कि यही लिखें, क्रमांक मैं उसके आगे कोष्टक में लिख सकता हूं। इसका क्या होगा 1s 1 होगा 1s, और s की क्षमता कितने की है 2 की, लेकिन 2 कर दूंगा तब ये हाइड्रोजन का कहाँ रहा, तब तो ये बाहर निकल गया, मैंने इसमें मुझे क्या लिखना पड़ेगा 1s 1। और आपने ऐसे उसमें आया हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरो, वो तो ऐसे ही पूछेगा, तो तुम इतना लिख के आओगे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s 1, और इस पर वो राइट लगा के तुम्हें 1 नंबर दे देगा। कितना आसान है, कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे इसमें 2 करके आएंगे, वो बेवकूफ है, मूर्ख हैं बिल्कुल, क्योंकि 2 करके आएंगे, वो पता है किसका भर दिए जाने अनजाने में, वो इसका भर दिए। देखो हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, बाहर 4 होता है, क्रमांक 2, तो वो जाने अनजाने में क्या लिखाएंगे 1s2, वो हीलियम का भरेंगे। पूछा है हाइड्रोजन का और भर के आ रहे हैं हीलियम का, फिर कहते हैं कि हमने भरा तो सही था, पता नहीं क्या हो गया। अरे तुम s2 करे आए, उसकी IS क्षमता नहीं लिखनी, आपको ये देखना है कि भरने कितने हैं, ठीक है। एक बच्चा ऐसे भर आया था, मैं कहूँ लिथियम का भरो, लिथियम तीसरा, तो एक बच्चा भर गया होगा ऐसे 1s3। उसने सोचा कि काय को अगली कक्षा खराब करें, जब s है हम 3 भर देते हैं। बताओ ये सही है कि गलत है, ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि s में 3 की क्षमता होती ही नहीं है, s सिर्फ कितने ले पाता है 2 ही ले पाता है, ठीक है। तो लिथियम कैसा हो गया 1s2। अभी ये कंप्लीट है क्या, नहीं, अभी तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अगले उपकोष में जाएंगे, 1s के बाद कौन सा उपकोष आता है 2s, तो 1s के बाद 2s उपकोष, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई सा भी लिख दो 1s के बाद, ये भी तो आता है, अरे ये आता है लेकिन ये काफी देर बाद आता है, इससे कम ऊर्जा वाला चाहिए हमें, हमें 1s से थोड़ी सी अधिक ऊर्जा चाहिए, तो 1s से थोड़ी सी अधिक 2s की है। तुम 2p भी नहीं लिख सकते यहाँ, वो भी गलत है, आपको क्रम से ही चलना है नहीं। तो 1s के बाद 2s आता है, और बताओ 2s में 2 करे आओगे तो गलत होगा कि नहीं, 2 नहीं करना, कितना करोगे 1, अब हो गया ये 3, 2s 1 हो गया कि नहीं, 2 और 1 3, ये 2 और 1 नहीं जुड़ रहे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये तो कक्षाएं हैं, ये जुड़ रहे हैं 2 और 1। चौथा भर के देखो, लिथियम के बाद बेरिलियम Be 4, देखो 1s2, फिर 2s2 हो गया 4, ये तो फिट बैठ गया बिल्कुल, फिक्स आ गया, माने s में भी 2 और इस s में भी 2, कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। पांचवा क्या होता है बोलो, मैं लाइन से चल रहा हूं, ये तुम्हें 20 तक मैंने फर्स्ट लेक्चर में कराए थे और बोला था कि ये बहुत काम आने वाले हैं, आज बहुत जरूरत पड़ रही है हमें। बेरिलियम के बाद क्या आता है बोलो, बोरॉन आता है, बोरॉन 5, कैसे 1s2 2s2 और 2p1, ठीक है। अब आता है छठवा कार्बन, कार्बन 6, 1s2 2s2, अपन को 6 तक चलना है, 2p 4 तो हो ही गए और 2 इसमें बढ़ दें तो हो जाएंगे 6। अब नेक्स्ट कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 7, ठीक है, 1s2 2s2 और 2p3। फिर आता है 8वां, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, इसका कितना 8 तक चलना है, 1s2 2s2 और 2p 4 तो हो ही गए, p में कितने भर दूं
4। ठीक है, इस तरह से तुम्हें ये कल 20 तक भरने हैं और जो बच्चा मुझे इनको भर के 20 तक एक पेज में भर जाएंगे, जो बच्चा मुझे नहीं भेजेगा मैं नाम देख लूंगा, उसको हटा दिया जाएगा। मुझे ऐसे बच्चों को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है जो काम नहीं करते। होमवर्क यदि नहीं किया, सभी बच्चे